इंडियन इकोनॉमी 20 मार्क्स की है हमारी ये यूनिट इंडियन इकोनॉमी। इसमें है आपके इशू एंड डिबेट ऑन ग्लोबलाइजेशन, liberalization and privatization of economy, meaning and politics of development and its effects, development and environmental concerns। उसके बाद है एग्रीएंस इकोनॉमी, की फीचर्स, लैंड ओनरशिप, लैंडलेसनेस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मार्केट एंड क्रेडिट, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड माइग्रेंट लेबर with the help of a project based on locally done field work। ये फील्ड वर्क आ गया, ठीक है। तो निकालिए चैप्टर नंबर 4 भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। इशू एंड डिबेट ऑन ग्लोबलाइजेशन के ऊपर पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन के ऊपर एंड प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है स्पष्ट कीजिए और बताइए कि ग्लोबलाइजेशन के संबंध में कौन से मुद्दे वाद विवाद से संबंधित हैं। सबसे पहले बात आती है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन अथवा वैश्वीकरण का वर्तमान संदर्भ में अर्थ भारतीय विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम से कदापि संबंधित नहीं है। यह यूरोपियन व अमेरिकन विचारधारा है जिसका प्रमुख आधार सूचना तकनीकी है। ग्लोबलाइजेशन ने 80 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान पाया है। ग्लोबलाइजेशन समकालीन संसार की विशेषताओं में से एक है। ग्लोबलाइजेशन शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से इकोनॉमिक अर्थ में किया जाता है। ग्लोबलाइजेशन फ्री मार्केट की स्थिति में विश्व की अर्थव्यवस्था के एकीकरण की प्रोसेस है। मुफ्त बाजार में व्यापार और पूंजी का मुक्त प्रवाह और लोगों की राष्ट्रीय सीमाओं के पार आना जाना संभव है। ये देखो भाई, ग्लोबलाइजेशन भारत में जो हमारी ग्लोबलाइजेशन की, लिबरलाइजेशन की और प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी आई वह हमारी आई थी 1991 में, जब भारत के पास क्या था, सिर्फ 15 दिन का ही पैसा रह गया था। तो उस टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो उन्होंने क्या है सुझाव आया, क्यों ना हम नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाए जिसमें हम ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को शामिल करें। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये था कि पहले जितनी भी इंडस्ट्री थी, यानी कि दूसरे कंट्रीज की इंडस्ट्री यहाँ पर आकर इंडस्ट्री नहीं खोल सकती थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, जितनी भी बाधाएं आ रही थी उन सबको खत्म कर दिया और लोगों को बोला कि आप हमारे यहाँ पर आइए, पैसा इन्वेस्ट कीजिए, नई नई इंडस्ट्रीज लगाइए। तो आपका इसको क्या बोला गया, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अपने देश को पूरे संसार के साथ, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में उसके बारे में बताया गया। संपूर्ण विश्व के विचार, इसका तात्पर्य है उन सीमाओं को समाप्त करने से है जो देश के आर्थिक विकास में बाधक है। तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग यहाँ पर बताया गया है कि वे सारी बाधाएं जो हमारे देश के आर्थिक विकास में बाधा बन रही हैं उन सबको हटाना और प्रत्येक देश दूसरे देश तक अपनी पहुंच बना सके, जिसके तहत निर्धन धनी राष्ट्रों के बाजार तक पहुंच सके, ठीक है। यानी कि जिनके पास पैसा है वो यहाँ पर आकर इंडस्ट्री लगाए, यहाँ की भी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। भूमंडलीकरण बढ़ जाती, तो ये मैंने यहाँ से जो आपकी डेफिनेशन दे रखी है सीधा वहीं से पढ़ा है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का जो मीनिंग है वो आपकी इस बुक की बजाय आप जो गूगल पे जो दिया मिलेगा ग्लोबलाइजेशन उसका मीनिंग करना, क्योंकि वो इजी मिलेगा। देखिए भाई, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है दुनिया भर में अर्थव्यवस्था, समाज और सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रणालियों का एक दूसरे से जोड़ना और एक दूसरे पर निर्भर होना। यहाँ पर वस्तुओं, सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी और धन के तेजी से आदान प्रदान को सक्षम करना है। सरल शब्दों में देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है
दुनिया एक दूसरे से अधिक जुड़ी हुई है, जहां एक देश में होने वाली घटनाएं दूसरे देश को भी प्रभावित कर रही है। यानी कि इसमें बोला गया कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, कि दूसरे देश वालों को बोला भाई हमारे यहाँ पे आओ, इन्वेस्टमेंट करो, आप क्या है कंपनीज लगाओ, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। इसमें हमारा है वैश्वीकरण का अर्थ दुनिया भर में अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति और राजनीतिक प्रणालियों का एक दूसरे से जुड़ना, ये क्या कहलाता है, हमारा ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इसमें हम अपनी वस्तुओं का, जो भी हमारे पास गुड है, जो भी सर्विसेज हैं, जो भी आईटी की इंफॉर्मेशंस हैं और जो भी हमारे पास कैपिटल है, उनका हम क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया को एक दूसरे से जोड़ना, जिसमें एक देश की होने वाली घटना दूसरे देश को भी क्या करती है, इफेक्ट करती है। वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया भर के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रोसेस से है। ये क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी प्रौद्योगिकी, संचार और परिवहन में प्रगति से शुरू हुई है। इसमें एक से अधिक परस्पर जुड़ी और अन्यास्त्रित दुनिया बन रही है। इसको मत करना, बस आप जस्ट मीनिंग कर लेना। वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया भर की अर्थव्यवस्था, जो समाज है, संस्कृति है, राजनीतिक प्रणाली है, उनका एक दूसरे से जुड़ना। ठीक है, यानी कि एक अर्थव्यवस्था का दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव होना। ठीक है, तो ये आप गूगल पे इजी दे रखा है आपका, और ये जो मैंने पढ़ाया है ये भी आपका गूगल से ही पढ़ाया है अभी। अब आ जाओ भाई, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अब देखिए भाई, क्या क्या विशेषताएं हैं आपकी इसकी। सबसे पहले तो दे दी इसकी विशेषताओं में, देश अपनी अर्थव्यवस्था को खोलते हैं, यानी कि अपने दरवाजे क्या है सभी कंट्रीज के लिए खोल दिए कि आओ भाई आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। पहले इन्वेस्टमेंट करना इतना आसान नहीं होता था, किसी दूसरे देश में जाके वहाँ पर बहुत सारी लीगल कार्यवाही करनी पड़ती थी, उसके बाद भी मंजूरी मिले तो मिले, ना तो ना भी मिले। तो यहाँ पर क्या है, सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपने दरवाजे खोलना, बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और उसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए। उसके बाद है सूचना और सेवाओं में वृद्धि, इससे होती है। मुफ्त बाजार की अवधारणा को बल मिलता है। मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर आकर खुलती हैं, जिससे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी होती है। स्थानीय भाषाओं के प्रचार व प्रसार में वृद्धि होती है। मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा प्रोडक्शन में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। देश की सीमाओं के बाहर तेजी से व्यापार में वृद्धि होती है। ग्लोबलाइजेशन से मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए नए रास्ते खुलते हैं। अंडर डेवलपमेंट कंपनीज का वित्तीयकीकरण होता है। विकसित व विकासशील देशों के लिए नए अपॉर्चुनिटी मिलती है। संपूर्ण विश्व एक विश्व ग्राम में बदल रहा है और श्रम का बढ़ता प्रयोग। तो ये इसके ग्लोबलाइजेशन की विशेषताएं बताई हैं कि एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ती है, एक देश का व्यापार दूसरे देश के व्यापार से जुड़ता है, इससे उनकी इन्वेस्टमेंट जुड़ती है और उनमें क्या है, फाइनेंस बढ़ता है। दूसरा, जो भी सूचना है, इंफॉर्मेशन है, जो भी सर्विसेज है, उसमें बढ़ोतरी होती है। मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में आती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ोतरी मिलती है। ठीक है, और एमएनसीज के आने के कारण प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है, यहाँ के लाइफस्टाइल में वृद्धि हुई है। ठीक है, लोगों को रोजगार अवसर उपलब्ध हुए हैं। विकासशील देशों की वित्तीय सहायता हुई है। जितने भी डेवलप थे और अंडर डेवलप कंट्री थे, उनको नई अपॉर्चुनिटी मिली है। पूरा संसार एक विश्व ग्राम में बदल गया है और इसमें हमारा रोजगार के बढ़ते उपयोग या श्रम का बढ़ता प्रयोग। तो इसकी समझ में आया है मीनिंग और यहाँ तक विशेषताएं। समझ में आया है बेटे? यस मैम, थोड़ा सा। इसको ना और वहीं से कर लेना, नेट पे ज़्यादा इजी दे रखा है। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन में वाद विवाद के क्या मुद्दे हैं। देखो, जहाँ पर इसकी अनेक विशेषताएं हैं, वैसे इसकी कुछ कमियां और खतरे भी बहुत सारे हैं इसके ग्लोबलाइजेशन के। जैसे अर्थव्यवस्था के द्वार खोल दिए जाने के बाद नीतिगत मामलों में राज्यों की स्वायत्तता काफ़ी कम हो गई है। जैसे अर्थव्यवस्था के दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन यहाँ पर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी, उनसे कोई भी स्वीकृति नहीं ली गई है। दूसरा,
पूर्ण रोजगार और आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में देश हित को देखते हुए नीति निर्धारण में सक्षम नहीं रहा। अगर हम परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट देखें और आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में देखें तो देश हित को देखते हुए नीति निर्धारण में सक्षम नहीं है। पूंजी की शर्तों को मानने के लिए नियंत्रण बढ़ती बाध्यता अथवा मजबूरी, यानी कि क्या हमें कैपिटल के लिए उनकी शर्तें भी माननी पड़ती है। सामाजिक समस्याएं हैं हमारी और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रभाव पड़ता है। पुरानी औद्योगिक इकाइयां हैं वो बंद हो जाती हैं। बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई है। विशेष कौशल युक्त दक्ष व निपुण लोगों को तो रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, बाकियों को नहीं मिल पाते। सामान्य नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार सीमित हो गए हैं। इससे सामाजिक नीति प्रभावित होती है, राज्य की भूमिका को भी सीमित करती है। नीतिगत मामलों में राज्य की स्वायत्तता सीमित और काफी कम हो गई है। बाजारवाद ने इस युग में न सिर्फ भारतीय भाषाओं का बल्कि अन्य देशों की क्षेत्रीय भविष्य भाषाओं का भी भविष्य में अब खतरे में नजर आ रहा है। देखो इसकी विशेषताएं फिर से बता रही हूँ, इसकी विशेषताएं भी गूगल से ही बता रही हूँ। एक है आर्थिक वैश्वीकरण बढ़ता है, सामाजिक वैश्वीकरण होता है, इससे राजनीतिक वैश्वीकरण होता है। ठीक है, आर्थिक वैश्वीकरण की दुनिया भर में अर्थव्यवस्था का एकीकरण जिससे माल सेवाओं और पूंजी का सीमा पार से आदान प्रदान शामिल होता है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आप अपने नेट से ही याद करना। ठीक है, कि आपका ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का बताया था मैंने आपका कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के साथ जोड़ना और एक दूसरे पर निर्भर होना ही ग्लोबलाइजेशन बताया है, जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का, अपने आईटी सेक्टर का और कैपिटल का तेजी से आदान प्रदान करते हैं। हमारे पास वैसे तो हम भी दूसरी कंट्रीज में जाकर अपना बिजनेस सेटअप करते हैं और दूसरी कंपनीज यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज भी हमारे देश में आकर क्या कर रही है, अपना सेटअप कर रही है। इसका क्या है भाई, इसकी विशेषताएं क्या है। तो आर्थिक वैश्वीकरण होता है कि दुनिया भर में हमारी अर्थव्यवस्था का एकीकरण होता है जिसमें हम गुड सर्विसेज और कैपिटल का आसानी से आदान प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद है सोशल ग्लोबलाइजेशन, जिसमें दुनिया भर की संस्कृतियां और समाज के बीच बातचीत होती है। अब जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ आ रही हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे आ रही है, उनकी क्या क्या संस्कृति है, क्या क्या ट्रेडिशन है, उनसे भी हम सीख रहे हैं और वो हमसे हमारा ट्रेडिशन सीख रहे हैं और विचारों का भी आपस में आदान प्रदान हो रहा है। उसके बाद है राजनीतिक वैश्वीकरण, तो दुनिया भर में जो हमारा पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन है उसका भी एकीकरण हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका, देशों के बीच सहयोग और वैश्विक शासन इसमें शामिल है। ठीक है, उसके बाद है, तो ये थी इसकी विशेषताएं। अब बताए हैं इसके क्या क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं। तो इसके क्या है, कुछ हमारे अच्छे इफेक्ट पड़ते हैं और कुछ हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। ठीक है, देखो भाई अच्छे इफेक्ट में क्या क्या पड़ा हमारे ऊपर। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हुई है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और इन्वेस्टमेंट के हमें मिले हैं मौके। सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है। ठीक है, संस्कृतियों के आदान प्रदान को बढ़ावा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और समझौते बढ़े हैं। ठीक है, तो ये थे हमारी आर्थिक डेवलपमेंट हुई है, जीवन स्तर में सुधार हुआ है, हमारी प्रौद्योगिकी की डेवलपमेंट हुई, संस्कृतियों का आदान प्रदान। तो ये थे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी कि हर एक जो चीज होती है उसके कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं और कुछ ना कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हमारे ऊपर। एक तो हमारे देश की ग्रोथ हुई। ठीक है, एक तो जो टेक्नोलॉजी है उसकी डेवलपमेंट हुई, नई नई एमएनसीज हमारे यहाँ पर आई, उन्होंने क्या है नई नई टेक्नोलॉजी को साथ में लेके आई, तो भारत में टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुई। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पर क्या हुआ, व्यापार हुआ और इन्वेस्टमेंट हुई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी वृद्धि हुई। उसके बाद बताया है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है लोगों के साथ, हमने उनका कल्चर सीखा, उन्होंने हमारा कल्चर सीखा। डब्ल्यूटीओ और राष्ट्र के बीच समझौतों से भी वैश्वीकरण ने सुविधाजनक बनाया है। हमारी आर्थिक डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। ठीक है,
लोगों को रोजगार मिला है तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ी है। अब देखो भाई, कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी ग्लोबलाइजेशन के हमारे ऊपर पड़े हैं। क्या क्या? आर्थिक असमानता आ गई, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, जो स्थानीय संस्कृतियां थी उनको नुकसान हुआ, सामाजिक समस्याएं आ गई, और जो हमारे कुटीर उद्योग थे, जो छोटे लेवल के उद्योग थे, वो बंद हो गए। ठीक है, जैसे एमएनसीज आई, एक तो आर्थिक असमानता आ गई। कुछ देशों में आर्थिक असमानता को बढ़ा दिया है, कुछ लोग को तो ग्लोबलाइजेशन से फायदा हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि जितनी ज्यादा इंडस्ट्री लगेंगी उतने ज्यादा क्या है, आपके पेड़ पौधे कटेंगे, जो पर्यावरण है वो दूषित होगा, जलवायु में चेंजेज आएंगे। ठीक है, जो स्थानीय संस्कृतियां हैं उसको नुकसान हुआ है। ग्लोबलाइजेशन ने कुछ स्थानीय संस्कृतियों को भी नुकसान पहुंचाया है। जैसे यहाँ पर हमारे देश में भारतीय संस्कृति के ऊपर पश्चिम सभ्यता का प्रभाव हो रहा है, यानी कि वेस्टर्न कल्चर का हमारे देश के ऊपर प्रभाव हो रहा है, और हमारी जो संस्कृति है वो हम भूलते जा रहे हैं। सामाजिक समस्याएं भी पैदा हो गई है, कुछ लोगों में सामाजिक समस्याओं को भी बढ़ावा दिया, जैसे बेरोजगारी, गरीबी और अपराध। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है वह एक जटिल जटिल और मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, जिसमें हम इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं, और विभिन्न स्तरों पर दुनिया को प्रभावित करता है। इस कारण इसके हमारे कुछ लाभ हैं, तो हमें कुछ चुनौतियों का भी सामना इसमें करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो इसको वहीं से कर लेना। क्या क्या बताया है, मीनिंग ही बता दो जरा। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन? मैम दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था होती है, एक दूसरे देशों से उनको जोड़ना है, और जो एक दूसरे के देशों में जो भी घटनाएं घट रही हैं या कोई भी क्या नाम है, कंपनियां वगैरह खुल रही हैं, उनको एक दूसरे पे प्रभावित करना है। ठीक है, अब अगला है हमारा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? उदारीकरण। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जो सरकार की जो इकोनॉमी है उसको हमें गवर्नमेंट तंत्र से निकाल कर, ठीक है, जो कठोर कंट्रोल थे उसे निकाल कर, जो हमारे आर्थिक सुधार करना और नई नीतियां बनाना। अगर देखा जाए तो उदारीकरण का अर्थ होता है लिबरलाइजेशन का, किसी भी क्षेत्र, किसी भी अर्थव्यवस्था पर जो गवर्नमेंट कंट्रोल है और जितने भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जितने भी रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, उनको कम करना या हटाना। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा लिबरलाइजेशन कहलाता है, यानी कि गवर्नमेंट का जितना कंट्रोल है और जितना प्रतिबंध है उसको कम करना या हटाना। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता देना है, इनोवेशन को बढ़ावा देना है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तेज करना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है हमारा लिबरलाइजेशन का। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है भाई लिबरलाइजेशन में? पहले क्या था, सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 6 कर दी गई। अब धीरे धीरे लिबरलाइजेशन में क्या किया जा रहा है, पहले सारा कंट्रोल, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता था, लेकिन धीरे धीरे कंपनीज ने, गवर्नमेंट ने क्या किया, इस कंट्रोल को कम कर दिया है, यानी कि लिबरलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। पहले 17 यूनिट्स थी जो हमारे गवर्नमेंट के अंदर आती थी, फिर इनको घटाकर 6 कर दिया गया, और एट प्रेजेंट में देखा जाए तो 3 ही ऐसे एंटरप्राइज हैं जो हमारे गवर्नमेंट के अंदर है, बाकी सब में ये क्या हो गया है, आपका लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हो गया है। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या क्या दे रखा है भाई। ये क्या है, जो लिबरलाइजेशन है एक व्यापक अवधारणा है जो अलग अलग संदर्भ में लागू हो सकती है। जैसे क्या दे रखा है इसमें, इसके कुछ टाइप दे रखे हैं। एक तो है आपका इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, एक आपका ट्रेड लिबरलाइजेशन, एजुकेशनल लिबरलाइजेशन, ये बातें इसने बताई हैं। आर्थिक उदारीकरण, जिसमें सरकारी कंट्रोल को कम करना शामिल है, जिसमें निजी क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देना, जैसे लाइसेंसिंग, कोटा व
अन्य टैरिफ थे उन सबको हटाना शामिल है। और ट्रेड लिबरलाइजेशन में क्या था, जो सरकार का हस्तक्षेप था व्यापार में उसको कम करना है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी ड्यूटी दी जाती थी उनको कम करना। उसके बाद एजुकेशन लिबरलाइजेशन में ये है कि शिक्षा प्रणाली पर भी सरकारी नियंत्रण को कम करना शामिल है, जैसे कि निजी स्कूलों को अधिक स्वतंत्रता देना और सरकारी संस्थाओं को अधिक ऑटोनॉमस प्रदान करना। ठीक है, तो ये थे आपके लिबरलाइजेशन। अब क्या है, हर एक चीज के कुछ प्रॉफिट होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। तो लिबरलाइजेशन के क्या क्या लाभ हुए हमें, एक तो आर्थिक विकास हुआ, हमारी जो काम करने की कैपेसिटी है उसमें वृद्धि हुई, इनोवेशन को बढ़ावा मिला, वैश्विक एकीकरण हुआ। ठीक है, आर्थिक विकास, लिबरलाइजेशन से निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला है, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट और जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है उसके अवसर बढ़ जाते हैं। आर्थिक विकास, लिबरलाइजेशन से क्या है, डेवलपमेंट हुई है, सरकार ने क्या है वो कम कर दिया, कंट्रोल कम कर दिया, तो नई नई यूनिट्स आने लगी। ठीक है, तो जिससे लोगों को रोजगार मिला और इन्वेस्टमेंट के अवसर भी मिल गए। लोगों की दक्षता में वृद्धि हुई है, यानी कि उनके स्किल्स में, एफिशिएंसी में बढ़ोतरी हुई है। गवर्नमेंट कंट्रोल को कम करने से बिजनेस अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं और प्रोडक्शन और उसमें एफिशिएंसी में सुधार ला सकते हैं। उसके बाद है इनोवेशन को बढ़ावा देना। लिबरलाइजेशन से व्यवसाय को नई तकनीकें, नई टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलता है, तो इसे इनोवेशन भी होता है। उसके बाद है आपका वैश्विक एकीकरण। लिबरलाइजेशन से देश को वैश्विक व्यापार में भाग लेने और जितनी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसको इंटीग्रेट करने में मदद मिलती है। तो ये थे लिबरलाइजेशन के अच्छे प्रभाव। उसके बाद है आपके इसके नेगेटिव इम्पैक्ट। असमानता बढ़ती है, वही जो पहले वाले के थे। असमानता बढ़ती है, पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ती है, सामाजिक अस्थिरता बढ़ती है। ठीक है, लिबरलाइजेशन से कुछ लोगों को तो बिजनेस के लाभ हो सकते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग इससे पीछे रह जाते हैं। उसके बाद है पर्यावरण संबंधी चिंताएं। लिबरलाइजेशन से कुछ व्यवसायों को पर्यावरण संबंधी नियमों से छूट मिल सकती है, जिससे प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरण समस्याएं बढ़ सकती हैं। सामाजिक अस्थिरता, लिबरलाइजेशन से कुछ सामाजिक समूहों को नौकरी और आय में कमी हो सकती है, जिससे सामाजिक अस्थिरता बढ़ सकती है। तो इस प्रकार लिबरलाइजेशन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। इसके लाभों के साथ साथ नकारात्मक पहलू पर भी है जिन पर हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बस ये था आपका लिबरलाइजेशन का। कुछ समझ में आया है? यस मैम। ये सारा बेटा मैंने ना आज गूगल पे से पढ़ाया आपको, क्योंकि इसमें ना पैराग्राफ बना रखा है, और आप पैराग्राफ बनाने की बजाय अगर आप पॉइंटों में अगर किसी चीज को एक्सप्लेन करके आते हो तो उसमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं आपको, बजाय कि पैराग्राफ के। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन बनाओ तो आप उसको पॉइंटों में बनाओ, ताकि आपको लिखना भी कम पड़े और आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। समझ में आ गया लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन? यस मैम। उसके बाद आता है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब होता है भाई? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है आपका जब सरकार चीजों को प्राइवेट कर देती है, प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सरकार के स्वामित्व वाले व्यवसाय को निजी क्षेत्रों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा सरकार के जितने भी क्षेत्र थे, सरकार के जितने भी बिजनेस थे, उन सबको निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि सरकार किसी इकाई या व्यवसाय का मालिक न रह जाती है, बल्कि निजी क्षेत्र के पास इसका स्वामित्व आ जाता है, तो वह प्राइवेटाइजेशन कहलाती है। ठीक है, यानी कि सरकार के निजी क्षेत्रों को स्वामी का जो ओनरशिप है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में चले जाना। इसका मेन उद्देश्य क्या था भाई ने प्राइवेटाइजेशन करने का? क्योंकि भारत के अंदर क्या था भाई, लगातार लॉस आता जा रहा था, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी थी उनका क्या है लगातार हानि होती जा रही थी। तो उस हानि को तो बार बार जो हानि हो रही थी उसके कारण सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम इन जो हमारी लॉस में चल रही हैं
उन यूनिट्स को अगर हम गवर्नमेंट से हटाकर प्राइवेट कर दें तो शायद उनकी डेवलपमेंट हो जाए। तो इसका उद्देश्य है दक्षता में सुधार करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और सार्वजनिक व्यय को कम करना है। ठीक है, यानी कि सरकार के एक्सपेंडिचर को कम करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और जो उद्देश्य है उसमें सुधार करना है। भारत में निजीकरण, भारत में जो निजीकरण की जो बात आई वो 1991 में आई थी। निजीकरण नहीं, तीनों की तीनों, जो आपकी ग्लोबलाइजेशन, आपकी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, तीनों की तीनों थ्योरी आपकी 1991 में इंडिया में आई थी, जिसे आपकी नई आर्थिक नीति या LPG के रूप में भी जाना जाता है। LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो निजीकरण के उदाहरण में इसने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है कि सरकारी बैंक का निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण और सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण शामिल है। यानी कि निजीकरण के उदाहरण में आप सरकारी बैंक भी निजी में शामिल हो गए, प्राइवेट स्कूल या कॉलेज जो नहीं चल रहे थे वो भी शामिल हो गए, और कुछ जो हमारी कम्युनिटी सर्विस है उनका निजीकरण शामिल है। इसके क्या क्या लाभ होते हैं भाई निजीकरण के? निजीकरण के लाभ है भाई, इसे दक्षता में सुधार आता है, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है, निवेश को बढ़ावा देना और सरकारी व्यय को कम करना है। हानियां क्या क्या है अभी निजीकरण की? हानियों में निजीकरण से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे हमारी लेबर का नुकसान हो जाता है, सेवा की गुणवत्ता में कमी और क्षेत्रीय असंतुलन आ जाता है। तो ये था आपका निजीकरण का। कुछ समझ में आया बेटा? प्राइवेटाइजेशन। यस मैम। नेहा? यस मैम, समझ आई। ठीक है, तो ये सारा का सारा बेटा उसी से करवाया मैंने, अपना नेट पे से देख लेना। ठीक है, ओके मैम। उसके बाद है इसमें प्राइवेटाइजेशन के इम्प्लीमेंटेशन पर टिप्पणी कीजिए कि प्राइवेटाइजेशन को हमने लागू किस तरीके से किया। तो प्राइवेटाइजेशन सरकार ने क्या है इसलिए किया ताकि जो भी इंडस्ट्रीज हैं हमारी उसको क्या मिले, जो लॉस में चल रही है वो सही से चलती रहे। तो 1991 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इसको लागू किया गया और एक नई आर्थिक नीति अपनाई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई 1991, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया। 1991 में इसको प्रारंभ किया, जब निजी क्षेत्र में किसी प्रतिष्ठान के राष्ट्रीयकरण की बात नहीं हो रही थी। रेल और सुरक्षा क्षेत्र को छोड़कर अन्य गवर्नमेंट प्रतिष्ठानों के शेयर निजी लोगों के हाथों में बेच दिए गए और उन पर विचार किया जा रहा है कि कई क्षेत्र 100% इन्वेस्टमेंट के साथ विदेशी इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिए गए हैं। यानी कि अब सरकार ने क्या है क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण की बात, यानी कि 100% जो हमारे कुछ भी, यानी कि 3 चीज़ों को छोड़ रखा है अभी सरकार ने, जैसे इंडियन रेलवे हो गई हमारी, आपकी लगा लो ये होगी डिफेंस वाली सर्विस हो गई, और एक और है तीसरा और शायद इलेक्ट्रिसिटी या ये वाली चीज़ें अभी गवर्नमेंट ही है। यानी कि 3 सेक्टर गवर्नमेंट के पास हैं और बाकी के बाकी सब में 100% क्या कर दिया, फुल्ली प्राइवेटाइजेशन कर दिया कि भाई आप लोग संभालो और देश की तरक्की करो। आपको किसको कैसे भर्ती करना है वो आप लोगों की हेडेक है। ठीक है, सरकारी क्षेत्रों में कोई नया औद्योगिक या व्यावसायिक उपकरण स्थापित नहीं किया जा रहा। उद्योग और व्यवसायिक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है और उसमें से अब अनारक्षित कर दिया गया है। निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है। बीमा और बैंकिंग व्यवसाय के द्वारा भी निजी क्षेत्र के द्वार खोल दिए गए कि आप बैंकों से भी आप जितना आपको लोन चाहिए उतना ले सकते हो। इसमें आपकी CMC विदेशी संचार निगम लिमिटेड IBP का निजीकरण किया गया, यानी कि धीरे धीरे करके बहुत सारी उसका कंपनी सरकार ने निजीकरण कर दिया। ठीक है, तो निजीकरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस को तेज करते समय स्वदेशी उद्योग के हितों पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। यानी कि प्राइवेटाइजेशन तो करो लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे
हमारे निजी उनके सार्वजनिक क्षेत्रों की तरफ भी हमें ध्यान देना है। निजीकरण के संबंध में करना महत्वपूर्ण बात यह है कि निजीकरण की प्रोसेस को तेज करते समय स्वदेशी हितों को भी, यानी कि हमें निजीकरण तो करना ही, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे देश के जो स्वदेशी उद्योग है, यानी कि जो स्मॉल साइज के हैं या आपके डोमेस्टिक जो भी सारी चीजें हैं, तो उनकी तरफ भी हमें यहाँ पर ध्यान देना है, ताकि मल्टीनेशनल कंपनी तो प्रतिस्पर्धा में आ रही हैं, लेकिन जो हमारे घरेलू उद्योग हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है भाई, प्राइवेटाइजेशन हुआ तो मल्टीनेशनल कंपनी तो आ ही रही हैं, एलपीजी की फॉर्म को लेकर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लेकर। ठीक है, तो हमें उसके साथ साथ जो हमारे निजी उद्योग है, जो स्मॉल लेवल है, उनकी तरफ भी ध्यान देना है। निजीकरण के जहां अनेक लाभ हैं वहीं कुछ कमियां भी हैं, परंतु यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के विकास में इसके सहयोग को कदापि नकारा नहीं जा सकता है। और भारत में वर्तमान स्थितियों में कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है, यदि निजीकरण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाए तो इसके औचित्य को शायद ही कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। और सरकार के संसाधन सीमित हैं और उसे गैर योजना आइटम्स पर भारी खर्च करने पड़ते हैं, और साथ ही रक्षा सामग्री के उत्पादन और आयात, बुनियादी सामाजिक क्षेत्रों के विकास और अनुसंधान पर भी अनेक खर्च करने पड़ते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों पर सरकार को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। व्यापार, उद्योग और सेवा क्षेत्र में निवेश की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को सौंप देनी चाहिए। निजीकरण अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में से किसी के भी प्रति आग्रही दृष्टिकोण रखना ठीक नहीं होगा, बल्कि दुनिया को अर्थव्यवस्था के साथ साथ यदि चलना है तो दोनों के बीच में हमें समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, ताकि लिबरलाइजेशन और हमारा प्राइवेटाइजेशन के बीच में हमें क्या है, एक कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा। तो ये था आपका निजीकरण के क्रियावरण से संबंधित एक पैराग्राफ। समझ में आया है? यस मैम, थोड़ा थोड़ा ये समझ आ रहा है। कोई नहीं, जो भी समझ में नहीं आ रहा ना वो नेट से देख लो, क्योंकि तुम्हारी बुक में ना इसमें कुछ ठीक नहीं दे रखा, पैराग्राफ में बना दिया। अगर यही बात ये पॉइंटों में देते ना तो वो ज्यादा इजी रहता आपके लिए। भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? भूमंडलीकरण का अर्थ आर्थिक आधार पर विश्व के एकीकरण से है। इसका अर्थ वर्तमान संदर्भ में भारतीय विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम से कदापि नहीं है। यदि यूरोपीय व अमेरिकन विचारधारा है जिसका प्रमुख आधार सूचना तकनीकी है। ये विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण की प्रक्रिया है जिसने 80 के दशक के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान पाया है। ठीक है, तो इसमें जो मीनिंग करवाया था ना वही वाला कर लेना है। सेकंड है उदारीकरण का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उदारीकरण से अभिप्राय किसी देश की सरकार के द्वारा अपने देश के बाजारों में विदेशी निवेश के मार्ग को अपेक्षाकृत सरल बनाने से है, ताकि देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सके। भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री जब 1991 में देश के वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने देश में उदारीकरण की नीति को बढ़ावा दिया था। उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही प्रकार के प्रभाव डाले हैं। निजीकरण और कठोर। निजीकरण से क्या समझते हैं? निजीकरण से अभिप्राय यह है कि आर्थिक क्रियाओं में सरकार की सीधी भागीदारी कम करके प्रतिस्पर्धा पर आधारित निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है। सरकारी खजाने पे बोझ बन चुके आलाभकारी सरकारी प्रतिष्ठानों को विक्रय अथवा विनिवेश के माध्यम से निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण को सौंप दिया जाए। प्रबंधन की कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में निजी निवेशकों की सहभागिता बढ़ाई जाए और नए व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना करते समय निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए। अन्य शब्दों में निजीकरण राष्ट्रीयकरण का विलोम भी है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट ना जहां आप लॉन्ग क्वेश्चन करोगे ना वही शॉर्ट में लिख देना। ठीक है, ओके मैम। एक ये क्वेश्चन और पढ़ो 11th वाला, पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है? पर्यावरण शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य तथा उसके पर्यावरण, सांस्कृतिक, भौतिक एवं जैविक परिवेश के पारस्परिक संबंध तथा निर्भरता को समझने का प्रयास किया जाता है और उसको स्पष्ट करने हेतु कौशल, अभिवृत्तियों एवं मूल्यों का विकास किया जाता है। इसके अंतर्गत ये निर्णय लिया जाता है कि क्या किया जाए जिससे वातावरण की समस्याओं का समाधान किया जा सके और पर्यावरण में गुणवत्ता लाई जा सके। ठीक है, तो ये है आपकी इन्वायरमेंटल स्टडी। इन्वायरमेंटल स्टडीज से का यानी कि पर्यावरण शिक्षा का अभिप्राय है जिसमें मनुष्य और उसके चारों तरफ फैला हुआ वातावरण
उसको समझने का प्रयास करना और ये स्पष्ट करना कि हमारे सामने वातावरण की जितनी भी समस्याएं हैं उनका किस प्रकार हम समाधान कर सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट में क्या है क्वालिटी ला सकते हैं। तो आपको 3 वे क्वेश्चन करने हैं, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला, और 4 ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आज का इतना ही काम है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। है भाई किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। तो चलो ठीक है, फिर लीव करते हैं, 11:30 बजे मिलते हैं। ओके मैम। ओके बेटा, बाय।